अब अगर रीजन वाइज जरा जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं, महाराष्ट्र के किस रीजन में क्या असर है इसका। नॉर्थ महाराष्ट्र में 6 सीटें हैं, एनडीए 3 और इंडिया अलायंस भी 3, बिल्कुल बराबरी पर नॉर्थ अलायंस में। इसके अलावा अगला क्षेत्र जो है आपके सामने अब आने जा रहा है, विदर्भ की सीटें आप देखिए, 10 सीटें हैं विदर्भ में, यहां भी 5-5 बिल्कुल बराबरी पर खड़े हैं दोनों गठबंधन। मराठवाड़ा की बात करते हैं, 8 सीटें मराठवाड़ा में, यहां पर इंडिया अलायंस को बहुत बढ़त दिखाई दे रही है, 2 केवल एनडीए को मिलता हुआ दिख रही है और 6 सीटें इंडिया के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। मराठवाड़ा यहां शरद पवार का जहां पर प्रभाव होगा। मुंबई का इलाका जहां उद्धव ठाकरे का असर है, यहां पर आप देखिए तो 4 एनडीए 2 इंडिया अलायंस, यहां पर एनडीए भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठाणे कोंकण, ठाणे जहां पर शिंदे साहब का असर है, वहां पर आप देखिए तो 5 एनडीए को और 2 इंडिया अलायंस को मिलती हुई दिखाई देती हैं। और पश्चिम महाराष्ट्र का इलाका, इसे भी आप एनसीपी के प्रभाव वाला इलाका मान सकते हैं, तो यहां पर 1 सीट ज्यादा इंडिया अलायंस को मिलती हुई दिखाई दे रही है, 6 सीटें और एनडीए को 5 सीटें मिलती हुई दिखा रही हैं। लेकिन बिल्कुल बराबरी पर वोट शेयर में भी, ओवरऑल सीटों में भी दोनों गठबंधन खड़े हुए हैं। प्रदीप जी देखिए, महाराष्ट्र का ये चुनाव जो है, इसकी तुलना पिछले किसी चुनाव से नहीं कर सकते। दोनों गठबंधन नए हैं, पहली बार साथ लड़ रहे हैं। एकनाथ शिंदे अलग होकर शिवसेना से बीजेपी के साथ आए हैं, अजीत पवार एनसीपी से अलग होकर आए। उधर जो गठबंधन है, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार का, ये भी पहली बार साथ में चुनाव लड़ेंगे। तो किसकी कितना वोट लाने की क्षमता है, ये अनटेस्टेड है। इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। एक, शरद पवार अल्टीमेटली किधर जाएंगे, इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। कल ही बातचीत हुई है, जो इंडिया अलायंस का जो फ्लोर कोऑर्डिनेशन है, उसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप लोग शरद पवार को मना कीजिए। 1 अगस्त को मंगलवार को पुणे में एक कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री को पुरस्कार दिया जा रहा है और शरद पवार चीफ गेस्ट हैं उसमें। तो उनका कहना है मंगलवार को जो है राज्यसभा में हमारा बिल आने वाला है, उनसे कहिए लौट आए प्रोग्राम कैंसिल करके। अब शरद पवार किधर जाएंगे, आप देखिए, अभी तक चुनाव आयोग उनसे नोटिस भेज रहा है, जवाब मांग रहा है कि भाई आपकी पार्टी में स्प्लिट हुआ है, झगड़ा हुआ है, उसका जवाब दीजिए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। तो एक तो अभी ये पूरा गठबंधन पूरी तरह से सेटल नहीं है। दूसरा, किसी की वोट दिलाने की क्षमता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तीसरा, अजीत पवार के आने से निश्चित रूप से बीजेपी को मराठवाड़ा और मराठा वोट का फायदा होगा। कितना होगा, ये चुनाव का नतीजा बताएगा। तो कुल मिला के इधर का, और बीजेपी 6 पार्टियों का अगर कहें गठबंधन जो है, उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लगातार 2 चुनाव से, बल्कि कहें 4 चुनाव से अपने को इस्टेब्लिश कर चुकी है। तो वो पोल पोजीशन में है अपने गठबंधन में भी और ओवरऑल स्टेट की राजनीति में भी। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिचुएशन महाराष्ट्र में बनने वाली है, जिस तरह का ये ओपिनियन पोल बता रहा है। इसमें आपका अंदाजा क्या है? आपका अंदाजा क्या है? हमारे पास कोई बेंचमार्क नहीं है कंपेयर करने के लिए। वही हम कह रहे, कोई बेंचमार्क नहीं है। हाँ। सबकी मुट्ठी बंद है, अभी खुलना है। किसकी? लेकिन सर, अभी भावेश ने जो सर्वे किया, उसका ब्रॉड ट्रेंड ये बता रहा है कि अगर शिवसेना की बात करें तो शिवसेना का ज्यादा सेंटिमेंट अभी उद्धव ठाकरे के, वोटर का सेंटिमेंट शिवसेना को लेकर वो उद्धव ठाकरे के साथ है। दो सीटें शिंदे गुट को और 11 सीटें उधर जाती हुई देखिए सौरभ जी। और ऐसा ही शरद पवार के साथ। सेंटिमेंट जो होता है वो पानी के बुलबुले की तरह होता है, बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है। फिर आपका जमीन पर कितना आधार है उस पर निर्भर करता है। अभी 9-10 महीने हैं पोलिंग होने में, तब तक ये सेंटिमेंट बना रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है उद्धव ठाकरे के साथ शिवसैनिक जो है उनका सेंटिमेंट हो, शरद पवार के साथ हो, लेकिन शरद पवार के पास संगठन कितना बचेगा। अगर वोट देना चाहें लोग तो वोट निकालने वाला, दिलाने वाले ऐसे लोग कितने बचेंगे। अभी तो मुझे तो लग रहा है शरद पवार के लिए सबसे मुश्किल होगी अपनी बेटी को चुनाव जिताना बारामती से। तो इसलिए ये इस गठबंधन के बारे में अभी निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कुछ हमारे सामने सबसे कठिन है कि शरद पवार इंडिया में अलायंस में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बिल्कुल, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और वो जो संकेत दे रहे हैं वो संकेत ऐसे हैं कि वो किसी तरफ हो सकते हैं। अरे भावेश, लेकिन मुझे लगता है पूरे भारत में आपने जाकर के सर्वे किया, सवाल पूछे लोगों से, महाराष्ट्र में जितनी फंसी हुई परिस्थिति है शायद किसी और राज्य में नहीं है। प्रदीप जी कह रहे हैं कि आप कैसे तुलना करें और कैसे भांपें शिवसेना के 2 धड़े, एनसीपी के 2 धड़े।
देखिए, बहुत कठिन जरूर है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। मैं बताता हूँ। देखिए, महाराष्ट्र और बिहार, मैं कल भी ये बात बोलने वाला था, क्योंकि महाराष्ट्र हमने नहीं दिखाया था, तो आज बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र और बिहार दो ऐसे स्टेट है जहाँ पे बीजेपी को किसी भी अलायंस की जरूरत नहीं है। बीजेपी का अपना संगठन, बीजेपी के पास इतने बड़े नेता हैं कि वो यदि सारे सीटों पे खुद लड़े तो अपनी अभी जो इंडिविजुअल सीट है उससे ज़्यादा सीट जीत के आ सकती है। अब महाराष्ट्र में हुआ क्या, देखिए, महाराष्ट्र को एक ब्रॉडर पिक्चर में आप देखेंगे, पूरा जो वेस्ट इंडिया हमारा है, गोवा एंड गुजरात, दोनों में बीजेपी गढ़ बन चुकी है। महाराष्ट्र भी गढ़ बनती जा रही थी। 2014 में दो इलेक्शन, 2019 में दो चारों में देखिए बीजेपी निर्विवाद रूप से नंबर 1 पार्टी बनी है। अब बीजेपी शिवसेना जो दक्षिणपंथी राजनीति की थी, वहाँ पे लोगों ने विश्वास करके इनको सरकार में लाया था 2019 में, उन्होंने खुद जाके कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ अलायंस किया। फिर बीजेपी भी अपने लिए एक सेल्फ गोल कर ली कि वो एनसीपी के एक धड़े के साथ मिल, सेल्फ गोल है, अजीत पवार को लाना सेल्फ गोल है, बिल्कुल सेल्फ गोल है। आप देखिए, जिस तरह बीजेपी ने वहां पे शिवसेना के पार्टी को तोड़ा एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन पार्टी पे कब्जा कराना वो इसके लिए सेंटिमेंट का इशू है। जैसे प्रदीप जी ने कहा कि सेंटिमेंट कब तक काम करेगा, देखिए सेंटिमेंट कब तक काम करेगा ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन जो शिवसेना का जो धरा बीजेपी के साथ है, उसके पास नेता है, संगठन नहीं है, उसके पास सिर्फ 4-5 जो जितने 10 या 12 सांसद टूट के आए, लेकिन नेता कहाँ है उनके पास, संगठन नहीं है उनके पास। इस वजह से बीजेपी को तो आपके सर्वे के मुताबिक शिंदे टूटकर इधर आए, अजीत पवार एनसीपी तोड़, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। इनफैक्ट बीजेपी अकेला लड़ लेती। बिल्कुल, मैं हमेशा बीजेपी को 2019 में भी, हम लोग जब साथ काम किए 2019 में भी ये बात बोलता था, बीजेपी को बिहार और महाराष्ट्र में कोई अलायंस की जरूरत नहीं, उसको अकेले जाना चाहिए। हर्षवर्धन जी। नहीं, भावेश जी कभी कभी जब कुछ बात करते हैं ना, तो लगता है कि सर्वे वाला एक हिस्सा है, भावेश जी का एक और रूप प्रकट होता है, और उस रूप में भावेश जी के भाव, नहीं, उस रूप में शुभेच्छा, जिसको सदिच्छा कहते हैं हम लोग, तो शुभेच्छा और सदिच्छा से राजनीति नहीं होती। शुभेच्छा और सदिच्छा से राजनीति होती तो अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में नहीं, 2000 जब तक वो जीवित रहते तब तक इस देश के सबसे बड़े नेता रहते, लेकिन शुभेच्छा सदिच्छा के चक्कर में उनकी सरकार एक वोट से चली गई। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये जानते हैं, और ये वही नहीं जानते हैं, उन्होंने अपने समर्थकों को भी ये समझा दिया है कि अजीत पवार को हम क्यों लेके आए हैं। और मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं, एक बात भावेश जी की ठीक है कि उनको किसी भी तरह से अजीत पवार की जरूरत पॉलिटिकली नहीं थी, यानी वोट वाले मसले में, लेकिन पॉलिटिकल मैसेजिंग जिसको कहते हैं, शरद पवार जो सबसे बड़े नेता थे, हमारे समीर जी हैं, अभी वो बताएंगे, समीर चौगाकर जी, जाऊंगा इसीलिए इंतजार कर रहा हूं। लेकिन सोचिए कि आज हम में से कोई ये कह सकता है क्या कि शरद पवार सबसे बड़े नेता, हम कह रहे हैं कि भाई निरीह हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हैं, बेचारे परेशान हैं, बेटी की बारामती की सीट जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। भतीजा जाता है पैर छू के परेशान किए हुए, जाता है पैर छू लेता है, कहता भाई हम पैर छूने आए हैं। अब सोचिए वो चाचा जो महाराष्ट्र की सबको लेके जाता है, 5-6 लोग और लेके जाता है, तो वो वही स्थिति हो गई है। अब उसको हम थोड़ा सा संदर्भ अलग है, लेकिन जैसे पहले बिहार में पकड़ुआ बियाह होता है कि बने दुल्हा है लेकिन कनपट्टी पे कट्टा लगा हुआ है, तो वही स्थिति शरद पवार की हो गई। तो मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर अमित शाह को ये मैसेजिंग देनी थी, क्योंकि शरद पवार ने जो काम किया था उसकी वजह से। अब दूसरी बात आती है कि इसका लाभ मिलेगा कि नहीं। मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में है उसको कोई डेंट नहीं है, उसका समर्थक बहुत क्लियर है कि भैया क्यों अमित शाह कर रहे हैं, क्यों देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। कंफ्यूजन में कौन है? कंफ्यूजन में है शिवसेना वाला वोटर, कंफ्यूजन में है एनसीपी वाला वोटर। अब ये वोटर किसके साथ जाएगा? जो हिंदुत्व वाला वोटर है वो स्वाभाविक तौर पर भाजपा के साथ जाएगा, तो यानी शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ जाएगा। जो अजीत पवार वाला वोटर है वो विशुद्ध अवसरवादी वोटर है, जैसे शरद पवार ने अपनी पार्टी खड़ी की है, जो ठीक होता दिखेगा उसके साथ चला जाएगा। सीटें आपको देनी पड़ी ना अजीत पवार को, मुझे लगता है आवेश कह रहे हैं वो सीटें खुद बीजेपी लड़ती है। देखिए बीजेपी 25 सीटों पे चुनाव ऐसे नहीं होता ना, अगर वो सीटें बीजेपी लड़के जीतने की स्थिति में होती तो बीजेपी अपने से वहां सरकार बना लेती। सर एक चीज बताइए, ये चीज मैं 2019 में भी बोला था बिहार महाराष्ट्र के संदर्भ में। आज देखिए बिहार महाराष्ट्र में जो दो गठबंधन उन्होंने जेडीयू के साथ किया और शिवसेना के साथ किया, आज वही दोनों सबसे बड़े दुश्मन बन के बैठे हुए हैं। नहीं, उसकी परिस्थितियां, वो परिस्थितियां, मेरा कहने का मतलब वो आधार है, वो एक बार विनोद जी देखिए, महाराष्ट्र के बाद 214 पहुंच गया बीजेपी का ग्राफ जी। नहीं वो तो बीजेपी को बहुमत मिलता तो साफ दिखाई पड़ रहा है, अभी यूपी बाकी है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं। नहीं, हम अभी यूपी बाकी है भाई, 80 में से हो सकता है 80 की 80 दिखा दें, आ जाए सीटें, कोई ताजुब थोड़ी है।
तो और उसमें मुझे कोई शंका भी नहीं सर्वे के हिसाब से कि अभी आज की स्थिति में महाराष्ट्र में बात कर रहे थे। भावेश जी ने अपना भाव, जैसा कि हर्षवर्धन जी ने कहा, नहीं, मेरा भाव कुछ नहीं अरे सुनो यार, पूरी बात तो सुनो। हर्षवर्धन जी ने भी अपनी सदिच्छा और शुभेच्छा दिखा दी। इन्होंने बता दिया, घोषणा कर दी कि शिवसेना का वोटर जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ चला जाएगा और एनसीपी का अजीत पवार साथ, उन अजीत पवार के साथ चला जाएगा। बार बार बात होती है कि वो जो है क्या नाम है उनका, सुप्रिया चुनाव नहीं जीत सकती। अजीत पवार अपने बेटे को चुनाव नहीं जीता पाए, जबकि एनसीपी और शरद पवार साथ थे, पूरी एक पार्टी एकजुट थी। बहुत बड़े नेता हैं अजीत पवार। तो ये कहना कौन जिता पाए कौन बड़ा मुश्किल है, नंबर एक। दूसरी बात ये, मैं भावेश जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। जो गलती उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 1998 में की थी, 97 में, वही गलती महाराष्ट्र में की है भाजपा ने। 97 में क्या किया था, जब मायावती ने समर्थन वापस लिया था तो बीएसपी और कांग्रेस को तोड़ करके उन सारे दागी नेताओं को बीजेपी ने अपने साथ लिया था। लोकतांत्रिक कांग्रेस नरेश अग्रवाल के नेतृत्व में और जनतांत्रिक बसपा नरेश चौधरी नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में जो दागी थे, जिन पे बड़े बड़े आपराधिक मुकदमे थे, उनमें एक तो अमरमणि त्रिपाठी बाद में किस तरह से वो सब मालूम है सबको। और उसके बाद बीजेपी तब 2017 में आ पाई, घटती चली गई। 12 में 47 सीट पे थी विधायक, और 17 में तब आई नरेंद्र मोदी देश के नेता बन करके आए और उनकी वजह से पार्टी को वोट मिला। तो यानी 20 साल वो बाहर रही। महाराष्ट्र में जो लोग बीजेपी को उम्मीद के रूप में देख रहे थे और जो प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार के विरुद्ध नारा चल रहा था, जब आप अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल को साथ ले लेते हैं तो फिर उस नारे की धार कमजोर हो जाती है। और फिर यही होता है कि भाई जब यही करना था तो ठीक है, हम जहां हैं वहीं रहेंगे। तो आप भी मान रहे हैं नुकसान हो रहा है इसमें? हाँ, नुकसान अजीत हो रहा पवार है। को साथ लाने का नुकसान हुआ है। नुकसान हो रहा है बिल्कुल। और अगर ये बात नुकसान की वजह से ही ये जो 24-24 का आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है, और ये बात सही है, अगर बीजेपी ज्यादा सीटों पे अकेले में लड़ती बिहार और महाराष्ट्र में तो उसको ज्यादा फायदा होता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।